एक ऐसा शो जिसका इंतज़ार आपको हर महीने की पहली तारीख को होता है, लेकिन ये महीना ही नहीं, ये साल की भी शुरुआत है। और 2022 आपने ग्लोबल मार्केट्स को पिछले कई सालों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतरीन तरीके से समझा। और अब सवाल ये कि क्या 2023 का मार्केट, 2023 के ग्लोबल इकोनॉमीज़ को भी आप उतने ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 2022 में हमारे साथ पूरे साल भर थे अजय बग्गा सर। और सर, इस साल भी आप हमारे साथ हैं ही हैं, तो हमें डर है नहीं, जो होना है हो जाए। 2022 में रशिया यूक्रेन हो गया, कमर तोड़ महंगाई होगी, ब्याज दरें बढ़ गई, कच्चा तेल $130 हो गया, डॉलर इंडेक्स इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आप साथ थे तो हमें डर नहीं। थैंक यू। हाँ, अब 2023 का हमें आपसे पूरा आउटलुक लेना है। तो आज मैंने थोड़ा सा आपके लिए ना काम मुश्किल किया है। ओहो। हाँ, अब आसान काम तो आप आसानी से कर ही लेते हैं, वैसे मुश्किल काम भी ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लगते, लेकिन मैं आज के शो की शुरुआत थोड़े अलग तरीके से करूँगा। आमतौर पर है ना, कभी आपको रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस लास्ट में देखने को मिलता है, तो मैं पहले आपसे रैपिड फायर पूछूंगा। हाँ, लेकिन मतलब जैसा जनरली रैपिड फायर में होता है ना, हाँ या ना में जवाब देना, तो आपकी ऑन एन एवरेज जो जवाब देने का समय है 4 से 5 मिनट का है, करेक्ट? तो इस हिसाब से आप रैपिड फायर में आराम से आधा 1 मिनट तो लगा ही सकते हैं, वो भी आपके लिए रैपिड फायर माना जाएगा। तो पहले मैं कुछ मेरे बड़े सवाल हैं जिन पे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, और उसके बाद हम विस्तार से आगे इन्हें डिस्कशन करेंगे। तो मेरा पहला रैपिड फायर क्वेश्चन ये है कि क्या 2023 में रिसेशन देखने को मिलेगा, मंदी देखने को मिलेगी, जिसकी चर्चा 2022 में सबसे ज़्यादा हुई थी सर? कुछ जगहों में हाँ, तो यूरोप में हाँ, बट ज़्यादातर नहीं होगा, क्योंकि अनिल जी 60% से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट रिसेशन बोले ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ। अब 100% बोल रहे हैं रिसेशन। तो एक तरफा जब हो जाता है ना एनालिसिस, तो कॉन्ट्रेरियन टाइम होता है कि अब दूसरी तरफ देखिए, अगर सब कह रहे हैं इन्फ्लेशन होना है, एक रिसेशन होना है। 2021 में सेंट्रल बैंक्स कह रहे थे भाई 2023 में रेट बढ़ाएंगे, उससे पहले कोई गुंजाइश नहीं है। कितने गलत रहे वो। पिछले 40 साल के सबसे ज्यादा रेट हाइक हो गए। 4.25% फेड ने बढ़ा दिया, जो कह रहा था 2023 से पहले हमें 3 साल तो रेट हाइक नहीं दिख रहे। तो रिसेशन जब सब कह रहे हैं ना, होगा नहीं मेरे ख्याल से। चलो, होगा तो भी यूरोप में, बिल्कुल। अमेरिका तो बच जाएगा। अमेरिका और बच एक जाना वो आपने पिछले हफ्ते एक टर्म यूज़ की थी, कौन सा टेक्निकल रिसेशन, क्या कहा था कि ये वाला टेक्निकल रिसेशन होगा? हाँ, वो जो टेक्निकल मतलब है कि जैसे इस साल में भी दो जीडीपी के आंकड़े 2 क्वार्टर्स के नेगेटिव थे, बट आपने देखा दमदार। अब देखिए, रिसेशन जब अमेरिका में आता है 1950 से अभी तक सारे रिसेशन अगर आप देखें, तो रिसेशन में 10 महीने रहता है, 2.5% जीडीपी गिरता है, और लगभग 40 लाख नौकरियां जाती हैं, 4 मिलियन। ओके। इस साल तो अमेरिका में 43 लाख नौकरियां आई हैं। नहीं आई है। और ये जो एटलांटा फेड बनाता है जीडीपी का फोरकास्ट, कल अनिल जी उसका है 3.9% Q4 के लिए। सो 3.9 से -2.5 जाने में बहुत अंतराल है। इसलिए मुझे नहीं लगता अभी यहाँ कि सब जब कॉन्सेंसस है कि रिसेशन है तब नहीं आता। चलो, तो ये सबसे बढ़िया सवाल सर, सवाल पे डिपेंड करता है कितना अच्छा जवाब है, कितना बढ़िया वाले पे अनिल जी। कितना अच्छा सवाल पूछा कि मंदी आएगी नहीं। आपने पहले ही सवाल में हमें कॉन्फिडेंस दे दिया कि घबराइए नहीं, 2023 में यूरोप में आ सकती है, अमेरिका में नहीं आएगी, और हमें ज़्यादा फर्क अमेरिका से पड़ता है। दूसरा सवाल, क्या महंगाई तेजी से घटेगी या धीमे धीमे घटेगी? 2023 में क्या महंगाई घटेगी, ये दूसरा सवाल है। घटेगी, बट धीमे धीमे घटेगी। तो इतना तेजी से ऑफ द क्लिफ नहीं गिरेगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क है। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज महंगाई में है चाइना का रीओपनिंग, जो हम कहते रहे कि जून में लग रहा था, जून जुलाई में रीओपनिंग। अब ये कोविड इन्होंने खोल के सबको संक्रमण कर दिया, वो अब मार्च अप्रैल में रीओपनिंग हो रही है चाइना की। तो कितनी तेज, कितनी तंदुरुस्त वो रीओपनिंग होगी, उस पर निर्भर करेगा, बट ये धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगी। ओके, धीरे धीरे नीचे आएगी, ये बात पक्की है। ऐसे में क्या 2023 में सेंट्रल बैंक्स, यूएस फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, आरबीआई, क्या ये सब और ब्याज दरें बढ़ाएंगे? शुरुआत में हाँ,
तो ईसीबी का टर्मिनल रेट है 3%, 2 अभी चल रहा है, 3 तक लेके जाएंगे। फेड का अभी जो 4.25 है उसको 5 तक ले जाएंगे और वहां विराम हो जाएगा। और आरबीआई एक और बारी बढ़ा सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट, और उस पे आरबीआई भी विराम ले लेंगे। 6.25 पे है, 6.5 पे रुक जाएंगे। ओके, तो मतलब सबसे कम हमारे यहाँ बढ़ेंगी जी, बाकी अमेरिका में भी अभी जगह है 0.5% की, और यूरोप में तो 1% की जगह है, तो यानी कि बढ़ेंगी तो है, बढ़ेंगी है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब रेट कट कब से आएगा? क्या 2023 के अंत में ब्याज दरें घटना शुरू होंगी? देखिए, जूते पड़ रहे हैं सेंट्रल बैंक्स को दुनिया भर से। Correct. अभी वो इतने गलत रहे 21 का, और 2022 में 284 रेट हाइक हुए, 284 रेट हाइक्स किए गए 84 पूरी दुनिया में। भर के सेंट्रल बैंक्स ने। तो इतने जूते पड़े हैं। अब वो पहली तिमाही में आप बढ़ाओ और 6 महीने बाद बोलो मंदी आ गई, अब रेट कट करना पड़े, क्रेडिबिलिटी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं अभी मत बढ़ाओ, बट वो मानेंगे नहीं। अभी क्या है, रिसेशन, ये इन्फ्लेशन का हुआ है, वो बीच में साल के मध्य तक रिसेशन का हुआ आ जाएगा। इस साल नहीं काटेंगे। इस साल जो पिवट है, जो हम कहते हैं कि रुख बदलता है, वो है एक समतल हो जाने का, रुक जाने का। इस साल रुकावट के लिए खेद नहीं है, रुकावट के लिए हम वेलकम करेंगे, तैयार। और अगले साल रेट कट आए 2024 अंत में भी नहीं, नवंबर दिसंबर जाते जाते दिवाली के बाद रेट कट नहीं? अगर इकोनॉमी गिरी तब, वो लगता नहीं कि इतना तेज गिरेगा, तो वो देखिए, क्योंकि आप 2% पे पहुंच नहीं रहे। और ये 2% भी अनिल जी कभी शो करेंगे। न्यूजीलैंड में ये 2% आया था, कहां से आया, क्यों आया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोल दिया, इन सब ने ले लिया। अब एक 3% वाजिब है कि 2 है। भारत के लिए जैसे मैं सोचता हूँ 4 से 5 होना ही चाहिए। गरीब देश है, हमें इन्फ्लेशन चाहिए, इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ आती है। आपको ग्रोथ चाहिए भारत में। अगर आप 2 पे लाएंगे भारत, तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, सब कुछ ठप हो जाता है। तो इन्फ्लेशन जरूर चाहिए। अब ये 2% किस हाल से आप बोल रहे हैं, 3-3.5 पहुंच जाएंगे नवंबर दिसंबर में इन्फ्लेशन। बट अगर ये अटके रहे कि भाई 2% चाहिए, फिर रेट कट करना मुश्किल है। ये बात है। हाँ, तो बेस्ट ये है कि भाई 4-5% का इन्फ्लेशन मान के चलो दुनिया के हिसाब से, और फिर हमारी रेट कट शुरू करेंगे या करने की सोचेंगे तो ग्रोथ बरकरार रहेगी। बिल्कुल। 2022 में सर आप अकेले थे जो बोलते थे कि ये लंबा चलेगा, रशिया और यूक्रेन का। सबको लगता था कि अब तो क्या है, आजकल तो 5-7 दिन में ख़त्म हो जाता है, इधर मिसाइल डाली उधर डाली, ये वो निपट गए और फिर बाद में बातचीत करते रहो। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि पूरे साल भर ये लड़ते रहेंगे। 2023 में क्या ऑफिशियली युद्ध खत्म होगा इनका? देखिए, दोनों तरफ असला बारूद खत्म हो रहा है। अमेरिका का भी अगर आप देखें, जो 10 दिनों में वो यूक्रेन को देते हैं, 1 साल लगता है उनको बनाने में। तो ऐसे नहीं आपने मिसाइल छोड़ दी, वो मिसाइल फिर से बनाने में पैसा भी बहुत है, लागत है और टाइम भी बहुत है। तो इनका असला दोनों तरफ खत्म हो रहा है। मुझे लगता है इसलिए कि मई जून तक कुछ ये विराम ले आएंगे। बट इसके पीछे अनिल जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो चलता है ना, अब ये नाटो के जो हेड हैं वो कह रहे हैं भाई आप 2% जीडीपी खर्चा करते हैं डिफेंस पे, उसको आप मिनिमम रख लीजिए। अभी क्या था, मैक्सिमम रखा हुआ था, 2% भी नहीं करते थे यूरोपीय देश। आप कह रहे हैं कि जी आप खर्चा बढ़ाइए। जापान जो पैसिफिस्ट हो गया था, बिल्कुल ही शांति प्रिय, उसने फिर से शुरू कर दिया रीमिलिटराइजेशन। जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने बोला था, वो 300 बिलियन जापान खर्चा करने जा रहा है। तो ये मिलिट्री के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं पीछे से, उनके हित में ये चलता रहे। तो हमारा विश्लेषण जो भी हो, तो मुझे लगता है 6 महीने तो और है, उससे पहले मुश्किल है। होपफुली साल के अंत, अगले साल के अंत आते आते थक जाएंगे, बट असला दोनों का खत्म हो रहा है। यानी कि अगर खत्म होगा तो भी 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत तक, वहीं जाकर ऑफिशियली कहेंगे अब हम नहीं लड़ रहे। बिल्कुल प्रोट्रैक्टेड है, धीरे धीरे चलता रहे। अच्छा, और ये चाइना और ताइवान लड़ेंगे? इस साल नहीं, इस साल नहीं। सर आज तो आप अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। क्योंकि ये कोविड का उन पे बहुत कहर गिरा है और बहुत गलत पॉलिसीज कर दी हैं, तो उनकी अपनी स्थिति खराब है। और ताइवान इतना आसान नहीं है। अमेरिका ने कहा है हम हस्तक्षेप करेंगे, चाहे चाइना डोमिनेंट पावर है उस इलाके में, बट वर्ल्ड वाइड अमेरिका डोमिनेंट पावर है। $800 बिलियन साल के अनिल जी
अमेरिका का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है हर साल 800 बिलियन डॉलर 800 बिलियन डॉलर इतना खर्च करते हैं? इतना खर्च दादागिरी करने के लिए खाली? दादागिरी। करना क्या उनको? उन पे तो कोई अटैक कर नहीं रहा। नहीं। दुनिया भर में दादागिरी जमानी है। दुनिया का पुलिसमैन है ना, हाँ, और तभी आप डॉलर भी छाप सकते हैं। पुलिसमैन या गुंडा? जो सामने वाले हैं वो गुंडा बोलेंगे, जो उनके साथ है वो बोलेंगे पुलिसमैन, बट वो रोल तो है, इंपीरियल रोल है अमेरिका का। तो 800 बिलियन जो खर्चा कर रहा है उसके सामने चाइना को आते हुए अभी 5-7 साल लगेंगे। दूसरा जो रशिया से आए हैं कि वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर हो गया, रशिया के 250 बिलियन डॉलर आपने रख लिए जब्त करके, चाइना के तो 900 बिलियन पड़े हुए हैं आपके रिजर्व्स में, कल को तो नहीं कर सकता इतना। फिर चिप वॉर ये सब चल रहा है, तो अगर सोचें तो बहुत मुश्किल है चाइना को करना। चलिए बढ़िया। तो ये एक अच्छी खबर है कि चाइना और ताइवान के बीच में सीधी सीधी लड़ाई इस बार नहीं होगी, इसकी संभावना पूरी। तेल के दाम कम होंगे या बढ़ेंगे? सबसे बड़ा इसमें सवाल है चाइना कितना रिकवर करता है, क्योंकि दुनिया का दूसरा बड़ा देश जो खपत के तौर पे चाइना है। तो मुझे नहीं लगता घटेंगे। और इसका मूलभूत कारण क्या है कि इस साल जब विंडफॉल गेन्स बने भी अनिल जी, वो शेयर बायबैक और डिविडेंड दे रहे हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा कोई। और बैंक अगर आप हैं, अगर आप फॉसिल फ्यूल में लगाते हैं पैसे, कोयले के कंपनी को या ऑयल, वो सब लोग खड़े हो जाते हैं और आपको बैन करने की बात हो जाती है। तो सप्लाई की तरफ से आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, नए फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो डिमांड सप्लाई, यहाँ हम बोल रहे हैं डिमांड खत्म हो रही है चाइना से, इसलिए थोड़ा गिरा है। बट दिसंबर देखिए 13% बढ़ गया तेल। तो 100 का तेल हमें लगता है ब्रेंट इस साल में कम होना नहीं लगता है। रिसेशन हुआ तो कम होना चाहिए, बट हमें आते नहीं दिखता, क्योंकि वो ओपेक नलका बंद कर लेता है, वो बड़ी जल्दी कम कर लेते हैं, बहुत वो मैनेज कर रहे हैं। साथ में रशिया का जो 10 मिलियन बैरल दिन का था, वो कहाँ जा रहा है वो ज़रूर देखना, और कितनी उनकी क्षमता है पहुँचाने की। तो इसके कारण तेल इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा नीचे आने की उम्मीद ना करें, यहाँ मेंटेन हो जाए तो भी अचीवमेंट है। ये सवाल फास्ट इनफ है अनिल जी के ज़्यादा बोल रहा हूँ? ना सर, बिल्कुल परफेक्ट ना, आपको जहाँ लगे वहाँ रुक गए। देखो समय तो अपना फिक्स है, 22 मिनट का, 23 मिनट का। राइट। अच्छा, कोविड, क्या 2023 में कोविड की चिंता करनी है? नहीं करनी, हो गया वो खांसी जुकाम है, अभी रिपोर्ट भी नहीं करने चाहिए नंबर। टेस्ट, ये जैसे खांसी जुकाम हर साल फ्लू आता है, वैसे ही अब कोविड हो गया, दुनिया भर में फैल चुका है, डन, अभी खत्म करो। नहीं करेंगे सर, आपने बोल दिया नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप, आपके प्रिय मित्र, क्या फिर से अमेरिका में देखो टाई डाली हुई है आज भी डोनाल्ड ट्रंप की। वाह सर, ये कहाँ मिलती है? ये उसका होता था डिजाइनर, जब वो रियल एस्टेट था। तो मेरी वाइफ लेके आई थी अमेरिका से। क्या बात ये है। देखिए, हाँ बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप लिखा हुआ पीछे। अरे वाह, गजब। बट मैं उनके साथ नहीं हूँ, उनके साथ इसलिए। अच्छा, आप तो भाभी जी लाए इसलिए पहनना जरूरी है आपके लिए। ओके, न कि आप डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट। क्वालिटी अच्छी है, वो बनता तो मेड इन चाइना या मेड इन लुधियाना होगा, अंदर देखिए तो धारीवाल का होगा या किसी का। बिल्कुल। तो क्या चुनाव लड़ेंगे ट्रंप साहब? कोशिश करेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, तो वो प्राइमरी तक तो नहीं छोड़ने वाले, बट कहीं ना कहीं, और उनको किसी को हिम्मत नहीं है उनको बिठाने की भी, वो हारेंगे प्राइमरी में तभी निकलेंगे, बट कोशिश करेंगे। बट रिपब्लिकन नॉमिनी नहीं बनेंगे। हो सकता है पार्टी तोड़ के खुद थर्ड पार्टी बना ले, क्योंकि 70 मिलियन वोट डले थे अनिल जी, उनको 7 करोड़ वोट मिले 145 मिलियन में से। तो है उनका फॉलोअर बेस, फैन बेस, जो भी कही है कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, बट ये मेन रिपब्लिकन कैंडिडेट नहीं बन पाएंगे, प्राइमरी तक तो रहेंगे। ओके, मस्क साहब सुधरेंगे? नहीं 2023 में भी उम्मीद सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे। उनको अब आदत लग गई है, लत लग गई है ये सब पब्लिसिटी की। और आज देखिए उन्होंने पॉलिटिकल एड्स फिर से शुरू कर दिए ट्विटर में। अब देखिए, अगर आप ना समझें कि भाई ये कॉज है या पॉलिटिकल एड है, तो आप मान लेंगे वैसे ही इतना फेक है। तो नहीं सुधरेंगे। ओके, 2023 में हिंदुस्तान चमकता रहेगा? बिल्कुल चमकता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये मेरे रैपिड फायर खत्म हुए। अब 4 सवाल हो रहे हैं, वो रैपिड फायर की तरह ही हैं, जिन पे मैं जल्दी जल्दी आपको जवाब दूंगा, लेकिन ये तो अलग तरह के थे।
2023 के लिए इक्विटी मार्केट का आउटलुक? देखिए बहुत पेचीदा है, वॉलेटिलिटी बहुत है। ज्यादातर कॉन्सेंसस ये है कि एक ठहराव आएगा फरवरी मार्च में, एक गिरावट आएगी, उसके बाद फिर से धीरे धीरे बढ़ेगा और साल के अंत तक बढ़ जाएगा। जेरेमी सीगल जो है वॉर्टन के प्रोफेसर, जो काफी उन्होंने कल वक्तव्य दिया और अच्छी एनालिसिस की, वो कह रहे हैं भाई 15% अभी बढ़ जाएगा और फिर धीरे धीरे जाएगा। मेरा सोच यही है कि एक बॉटम आना है। अब वो बॉटम फरवरी में आता है कि जून में आता है, बट एक झटका अमेरिका को लगना है। रूल ऑफ 20 होता है अनिल जी, प्राइस अर्निंग प्लस इन्फ्लेशन 20 से कम होता है तो अमेरिकन मार्केट बॉटम बनाता है। वो नहीं हुआ, 22, 23, 24 तक चलता रहता है। तो या तो उसमें इन्फ्लेशन कम हो या मार्केट गिरे। इन्फ्लेशन साल के अंत तक हो जाएगी 3, 3.5 अगर पहुंच गई तो आपका वैसे ही आ जाएगा बॉटम, थ्योरेटिकली बनना ही है। मुझे लगता है फरवरी मार्च तक मार्केट एक बार ही गिरेगा, अमेरिकन मार्केट। भारत हम चलते रहेंगे, भारत के लिए अच्छा है साल और अच्छा रहेगा, ये मल्टी ईयर ग्रोथ है हमारी। तो मतलब एक मौका देगा बाजार कम से कम ग्लोबल मार्केट्स में पैसा लगाने का जी, या गिरावट आ सकती है, उसके लिए तैयारी रखनी। डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट बहुत अच्छा दुनिया है, भर में हरियाली है और ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। उस दिन नीलेश शाह जी भी आपको कह रहे थे भाई पोर्टफोलियो इनकम में लगाओ। तो ये पोर्टफोलियो बैलेंसिंग में अच्छे यील्ड मिल रहे हैं। बैंक्स भी 7-8% दे रहे हैं फिक्स डिपॉजिट। अपने सारे डिपॉजिट अभी करिए, स्मॉल सेविंग भी सरकार ने बढ़ाई, तो फिक्स्ड इनकम में लगाना है पैसा, क्योंकि अच्छे यील्ड है और यील्ड अभी टॉप हो रहे हैं। यहाँ से और 25 पैसा बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और 2024 में जब गिरने लगेंगे रेट, अच्छे आपको रिटर्न मिलेंगे, तो अच्छा टाइम है फिक्स इनकम में भी लगाने का। ओके, फिक्स इनकम में पैसा लगाने का अच्छा मौका है। करेंसी मार्केट काफ़ी उतार चढ़ाव रहा जी, डॉलर और रुपी, इन दोनों के लिए क्या आउटलुक है? डॉलर समतल हो जाएगा, अगले 2-3 महीने चलेगा। जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर बढ़ा, ताइवान हुआ या रशिया ने कुछ बढ़ाया, डॉलर तब सेफ हेवन जाता है। येन, डॉलर और स्विस फ्रैंक, तो वो डॉलर 2-3 महीने बढ़ेगा, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। डॉलर का पीक आ गया 114 का, वो नहीं आएगा फिर से इतना जल्दी। अच्छा, अगले जो हो गया 1-2 वो साल, टॉप तो हो गया, इस साल तो नहीं आता, 2023 में नहीं आता और कम ही जाएगा। रुपया अब आरबीआई की है कि वो धीरे धीरे करना चाहेंगे और बहुत डिपेंड करेगा चाइना की क्या पॉलिसी होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट में हमें उनके साथ करना है कॉम्पीट, तो रुपया उसी की चाल चलता है। वैसे ऑन फ्लोज रुपया नहीं गिरना चाहिए और उल्टा, बट ये उसको स्ट्रांग नहीं होने देगा। ज़्यादातर लोगों को 79 नीचे और ऊपर की तरफ 79 मजबूत हो सकता है, 84, 85, तो वो रेंज ठीक है, वो आरबीआई की रेंज है नीचे वाली। नहीं तो आप थाईलैंड की तरह छोड़ेंगे तो और भाग सकता है, क्योंकि फ्लो आने वाले हैं इस साल, हमारे तगड़े फ्लो आएंगे। अच्छा जी, हिंदुस्तान में डॉलर काफ़ी मजबूती से आने की संभावना है। दुनिया भर में कमोडिटीज़ को लेकर क्या आउटलुक है? कमोडिटीज, मेटल्स बढ़ने चाहिए, जैसे हमने देखा भी पिछले 2 हफ्ते में चाइना के रीओपनिंग के साथ। एंड कॉपर तो लोग कह रहे हैं इस साल 20% दे सकता है, क्योंकि रिन्यूएबल्स में कॉपर लगता है बहुत। तो अगर आप सोलार लगा रहे हैं, कुछ भी आप लगा रहे हैं, जो तारें लगानी है वो कॉपर की, कोर जो बनाना है कॉपर ही बनाना है, तो कॉपर रिकवर करना चाहिए, मेटल करना चाहिए। सोने के लिए अच्छा साल है और ये 2001-2008 जैसा साल आते दिख रहा है सोने के लिए, तो अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए सोने में। सिल्वर में काउंटर इंट्यूटिवली, नॉर्मली रिसेशन आएगा तो सिल्वर नीचे जाता है, क्योंकि 60% सिल्वर इंडस्ट्री में लगता है, तो नॉर्मली जाना चाहिए। बट सिल्वर की चाल सोने के साथ लग रही है, तो वो $23 हमें $27 तक सिल्वर आते हुए दिखता है। तो 15 से 20% रिटर्न सोने और सिल्वर का इस साल लग रहा है। तो मतलब आप घर के लिए सोना चांदी खरीदेंगे? बहुत है, भारतीयों के पास इतना है अनिल जी, किलो भर पड़ा हुआ है, तो 5% रख सकते हैं, उससे ज्यादा मत रखिए पोर्टफोलियो में। जब आपको इक्विटी मिल रहा है भारत का, उसमें डालिए। अब सर सवाल ऐसा कि ऐसी क्या अनहोनी या अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है ग्लोबली, अच्छी या खराब, 2023 में, जो आमतौर पर चर्चाएं नहीं हो रही, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस ऐसा कुछ हो जाए? फिर आप कहेंगे वो होगी तो पता किसे चलेगा, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाने वाली बात है। देखिए, अगर पुतिन के खिलाफ कू हो जाता है और रशिया अगर युद्ध विराम कर लेता है, जैसे हिटलर को लास्ट 1 साल में इतने असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहे थे, अगर पुतिन हट जाए वर्ल्ड स्टेज से या रशिया करार कर ले यूक्रेन से, युद्ध विराम हो जाए, वो बहुत बड़ा एक
लगता नहीं कि होगा, प्रोबेबिलिटी कम है साल के अंत तक। दूसरा है कि अगर रुक जाए फेड रेट हाइक करना, अगर उनको फाइनली देखें कि भाई धीरे धीरे होता जा रहा है, जो अभी आज लग नहीं रहा, बट वो एक बहुत पॉजिटिव, जिस दिन फेड रुक गया और वो मुझे लगता है कि 1 फरवरी को बढ़ाएगा, 22 मार्च को बढ़ाएगा, मई में अगर नहीं बढ़ाया, वो हो सकता है वो आपका पिवट आएगा कि भाई अभी रुक गए, और वो फिर 6 महीने 7 महीने चलेगा जब नहीं बढ़ाएंगे। तो ये हो सकता है बड़ी चीज़ें। खतरा ताइवान का हमेशा रहता है, नॉर्थ कोरिया का हमेशा रहता है, भाई उसको क्या उसके दिमाग में चलता है। बट कोल्ड वॉर 2 ज़रूर है, बट ये सब खतरे हमने बहुत देख लिए। ये साल अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना चाहिए। तो 2 अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज़ें हो सकती है, एक फेड का स्टैंड और दूसरा पुतिन अगर किसी भी वजह से या तो शांति कर ले या निकल ले। अगर उनकी तबीयत कैसी है, लोग कहते रहते हैं कि भाई हेल्थ है, ये है, अच्छे खासे तो दिखते हैं माशाल्लाह। अंदर बोलते हैं कि भाई कैंसर है, ये है, वो है, तो अब पता नहीं कैसे हैं। बट अगर वो युद्ध विराम हो जाता है बहुत पॉजिटिव, क्योंकि 75 साल के बाद एक युद्ध हुआ यूरोप के सेंटर में, 40 साल की इन्फ्लेशन आ गई, 40 साल का सबसे बड़ा आपका रेट हाइक हुआ, इतना हमने झेला 2022 में। फिर भी मार्केट ठीक है, गिरे, 30 ट्रिलियन डॉलर निकले, बट 400 ट्रिलियन का फाइनेंशियल मार्केट कैप है पूरा, सब मिला के। हाँ सर, मेरा समय समाप्त। जी, कोई ऐसी चीज जो मैंने नहीं पूछी हो तो वो आप अपने आप बता दें। नहीं महाराज, सब कुछ पूछ लिया आपने, कुछ नहीं अभी। क्या बात करें, कुछ तो छोड़ा होगा सर। आपके इतना ज्ञान का भंडार है, सब थोड़ी मैं 20 मिनट 25 मिनट में पूछ सकता हूँ। कोई तो ऐसी चीज नहीं तो फिर मैं ही बताऊँ। हाँ आप बताइए, आप बता सकते हैं। तो बग्गा साहब 2023 में क्या ऐसा काम करेंगे, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी, जो रिजोल्यूशन या आपका इरादा है कि ये मुझे इस साल का मेरा टारगेट है? टारगेट सबसे बड़ा हेल्थ की तरफ, अनिल जी, थोड़ा सर वो वॉकिंग। बहुत स्टैंडर्ड वाला है। अच्छा। वो तो हाँ, वो तो सबको, हेल्थ तो फर्स्ट क्लास है सर। अच्छा, मुझे कितने कॉम्प्लीमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं कि बग्गा साहब स्टूडियो में आते बहुत स्मार्ट दिखते, वो जब घर से करते तो वो लाइट वाइट उतना प्रॉपर। हाँ, बोले कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, हमको कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं सर आप। तो बताइए 2023 में क्या ऐसा करेंगे बग्गा साहब? कुछ ऐसा सोचा नहीं है अनिल जी, बढ़िया। कुछ ऐसा बड़ा कुछ सोचा नहीं। हेल्थ पे तो ध्यान देंगे। थोड़ा वॉकिंग शुरू करना है, तो बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है कोविड में वॉकिंग। तो अब हाँ। कितना करना चाहते हैं वॉकिंग, आपके घर से स्टूडियो तक की? वो अगर ये ब्रिज आप बनवा दे, एक्चुअली वॉकिंग इज फास्टर। हाँ, वो walking is पीछे से घूम के आना पड़ता है, गाड़ी में ज्यादा है। तो एक आध बारी मैंने वॉक बैक किया हुआ है, रात को होता है, पसीना वगैरह नहीं आता है, तो वॉक बैक करते थे उन दिनों में। Correct. अभी ये ब्रिज टूटा हुआ है 3 सालों से। नहीं सर, आप इसी तरह से हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और 2023 आपके लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल हो, आपके लिए, पूरे परिवार के लिए। ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटी चीज कहना चाहूंगा अनिल जी, ये जो आप लोगों को मैक्रो अवेयर बना रहे हैं, ये मैंने पहले भी आपसे कहा कि वॉरेन बफेट कहते हैं आप कंपनियां देखिए, मैक्रो मैं देखता ही नहीं हूँ, मैक्रो जरूरी हो जाता है। तो ये जो हमने मुहिम छेड़ी है लोगों को, अब देखिए सब डाउ देखते हैं, आप फ्यूचर्स ऊपर चलाते हैं। 2 साल पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये सीखना बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्लोबल रिस्क ऑफ आता है, हम भी नीचे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले रहेंगे। सर करना तो मैं बहुत सालों से चाहता था, लेकिन आप मिले नहीं ना। आपने ढूंढा। अब आप मिल गए तो हमें बड़ी निश्चिंतता है कि ग्लोबली कुछ भी कहीं भी हो रहा होगा, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हो, सरकारों की तरफ से हो, सब बग्गा साहब है पूरा का पूरा विश्लेषण देने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा साथ 2022 में दिया, 2023 और आने वाले सालों में इसी तरह से आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, हमारे दर्शकों को मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल जी। तो ये था इस साल का विशेषांक एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स साल 2023 का। रिपीट कर करके देख लीजिएगा 2-4 बार, ताकि याद हो जाए क्या क्या खास बातें कही, और बहुत ही दिलचस्प अंदाज में आज बग्गा साहब ने आपके सामने ये सब कुछ रखा। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।